नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत। रवि, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 13 बार खिताब जीतने वाले स्पेन के राफेल नडाल तीसरे दौर में पहुंचे। रोजर फेडरर ने भी तीसरे दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन पोलैंड की इगा स्विटेक, सोफिया केनिन, कोको गॉफ, विक्टोरिया अजारेंका, एलिना रिबाकिना भी तीसरे दौर में पहुंची। भारत और कतर के बीच फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ग्रुप ई के मैच में भारतीय फुटबॉल टीम को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 378 रन के जवाब में 2 विकेट पर 111 रन बनाए। और सबसे पहले नजर डालते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पर, जिसमें 13 बार खिताब जीतने वाले स्पेन के राफेल नडाल तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में नडाल ने फ्रांस के रिचर्ड गास्की को हराया। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है। तीसरे दौर में जापान की केई निशिकोरी ने स्विट्जरलैंड के हेनरी लाक्सुनेन से वॉकओवर मिलने के बाद अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। तो ये तो बात थी पुरुष सिंगल्स मुकाबलों की। और रवि, जैसा कि हमेशा से राफेल नडाल और फ्रेंच ओपन गहरा नाता है, 14वीं बार अपनी खिताबी जीत के लिए इस समय वो अपना दमखम मैदान में दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मैच के बारे में? देखिए, रोजर फेडरर और फ्रेंच ओपन जिसे कहते हैं ना कि चोली दामन का साथ है। हमेशा ही जब फ्रेंच ओपन में उतरते हैं माफ कीजिएगा राफेल नडाल जी, तो जाहिर है कि खिताब के सबसे प्रबल दावेदार समझे जाते हैं। जो आदमी, जो प्लेयर 13 बार खिताब जीत चुका है, उसके अनुभव का क्या कहना है। लेकिन यहाँ पे श्रोताओं को मैं बता दूं कि ये तीसरे दौर का एक्चुअली मतलब क्या होता है जी। ग्रैंड स्लैम में ड्रॉ जो है वो 128 खिलाड़ियों का बनाया जाता है, यानी कि दूसरे दौर में 64 और तीसरे दौर में 32 खिलाड़ी बच जाते हैं। और उसके बाद आखिरी 16, ये तीसरा दौर जीतने के बाद आखिरी 16 में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे आप आखिरी 32 में पहुंच चुके हैं। और ये जिस स्तर के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं कि राफेल नडाल, रोजर फेडरर जैसे खिलाड़ी यहाँ पे पहुंच गए हैं बिना किसी खास मशक्कत के। जी बिल्कुल। और इसके अलावा हम बात करें तो जापान के केई निशिकोरी, जैसा कि आपने बताया कि अब तीसरे दौर के बाद अब वो आखिरी 16 में पहुंच गए हैं, केई निशिकोरी। और स्विट्जरलैंड के हेनरी लाक्सुनेन से वॉकओवर उन्हें मिला है और वो अगले दौर में पहुंचे। देखिए, इस तरह का तो एक आध रिजल्ट आता है। और केई निशिकोरी कोई ऐसे छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, वो भी मतलब टॉप 15 प्लेयर हैं। तो इस कारण से जाहिर है कि उनके लिए एक आसान दौर रहा, क्योंकि अगर आपको एक वॉकओवर मिल जाता है, यानी कि आपको 2.5-3 घंटे की मशक्कत बच जाती है। और क्ले कोर्ट का जो खेल होता है वो अपने आप में बेहद थकाने वाला होता है। तो इसमें आप समझ लें कि एक राउंड का आपको अगर राहत मिल गई तो कितनी बड़ी राहत मिली कि जब आप चौथे दौर में आखिरी 16 में खेलेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश जाएंगे। बिल्कुल। और महिला सिंगल्स की भी अगर हम बात करें तो जो जितने भी बड़े नामचीन खिलाड़ी हैं, इगा स्विटेक जो मौजूदा चैंपियन हैं, अमेरिका की सोफिया केनिन है, कोको गॉफ की हम बात करें, विक्टोरिया अजारेंका की बात करें, रूस की एलिना रिबाकिना, सारे लोग ये तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। जब महिला सिंगल्स का ड्रॉ इस बार थोड़ा सा से कहते हैं कि हल्का हो गया है, क्योंकि कई चोटी के खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं या विड्रॉ कर लिया है या हार गई हैं। तो इस कारण से महिलाओं में इस बार शायद उम्मीद यही होगी कि शायद एक नया चैंपियन देखने को मिले। जी बिल्कुल। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। रुख करते हैं फुटबॉल का। भारत और कतर के बीच कल खेले गए फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ग्रुप ई के मैच में भारतीय टीम को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने भी कतर को जबरदस्त टक्कर दी। क्या कुछ हुआ इस मैच में, बता रही हमारी सहयोगी नईमा अख्तर।
भारत और कतर के बीच कल खेले गए फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ग्रुप ई के मैच में टीम इंडिया ने कतर को कड़ी टक्कर दी। हालांकि टीम को हार का सामना करना पड़ा। कतर ने लगभग 85 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही भारतीय टीम को 1-0 से हराया। भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और अपने से कहीं ऊपर रैंकिंग वाली कतर की टीम को 1 गोल पर रोक दिया। भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह ने 9 शानदार सेव किए। कतर के अब्दुल अजीज ने 33वें मिनट में एकमात्र गोल किया। इससे पहले ये दोनों टीमें 2019 में आमने सामने थीं। तब भारत ने कतर को गोल रहित ड्रॉ पर रोका था। ये टीम इंडिया की 2022 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर और 2023 AFC एशियन कप ज्वाइंट क्वालिफायर्स में तीसरी हार है। भारत फिलहाल ग्रुप ई में 6 मैच में 3 अंक के साथ चौथे नंबर पर है। कतर 7 मैच में 19 अंक के साथ ग्रुप में शीर्ष पर है। ओमान की टीम 5 मैच में 12 अंक और अफगानिस्तान की टीम 6 मैच में 5 अंक के दूसरे और तीसरे नंबर पर है। भारत को अब अपने अगले 2 मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 7 जून और बांग्लादेश के खिलाफ 15 जून को खेलना है। उम्मीद है कि भारतीय टीम मैदान में अपने पूरे दमखम के साथ उतरेगी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर रवि देखें कि किस तरीके से भारतीय टीम ने हालांकि 1-0 से उसे हारना पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से मैदान में डटे रहे, अपना दमखम दिखाया और आसान जीत नहीं होने दी कतर की, क्या कुछ कहेंगे आप? ये आसान जीत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भारत की जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि डैमेज कंट्रोल। आप डिफेंसिव मोड में थे और अगर आप पूरे मैच को देखें तो शॉट लगाए गोल के ऊपर पूरे मैच में, एक कामयाब रहा, 9 गुरप्रीत ने बचाए, लेकिन भारत ने पूरे 90 मिनट के खेल में सिर्फ एक शॉट ही लगाया गोल पे। तो ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी आइगो स्टिमैक की, ये शायद भारत को आगे जो मैचेस हैं उसमें थोड़ी मदद करे, क्योंकि अभी तक भारत ने इस ग्रुप ई के मुकाबलों में एक भी मैच नहीं जीता है। 3 ड्रॉ और 3 मैच हारे हैं। तो ये दिखा रहा है कि स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है भारत की, लेकिन हाँ, डैमेज कंट्रोल, क्वालिफाई करने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि आपके पास बचे हुए दो मैचेस में आप कुछ खास बहुत ज्यादा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ओमान और कतर काफी आगे हैं लीग तालिका में, और आपको डैमेज कंट्रोल ही करना है। और इस कारण से जो स्ट्रैटेजी स्टिमैक ने बनाई है वो बिल्कुल सही लग रही है कि भारत की जो अभी फिलहाल जो वर्तमान खिलाड़ियों का समूह है, इसमें जो आपका सबसे मजबूत पहलू है वो है डिफेंस, और आप उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी आगे जो भी मुकाबले हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए टीम इंडिया दोबारा से जो अटैकिंग मोड है उसको भी अपनाएगी, और 7 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है और बांग्लादेश के खिलाफ जो 15 जून को मैच होने वाला है उसमें अपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करेगी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके फ्री स्टाइल पहलवान सुमित मलिक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा 6 से 9 मई तक बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान लिए गए डोप टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं। इस वजह से उनके ओलंपिक में शामिल होने को लेकर संशय पैदा हो गया है। दिल्ली के पहलवान सुमित ने सोफिया में ही 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के लिए ओलंपिक का टिकट हासिल किया था, और कहीं न कहीं एक थोड़ी सी निराशाजनक खबर है। हम देखें तो क्या काफी निराशाजनक खबर है, और ये सुमित मलिक का ये दूसरा डोपिंग ऑफेंस होगा अगर ये पॉजिटिव पाया जाता है। अब कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी फिलहाल जो रिजल्ट्स हैं वो जिसे कहते हैं संदेहास्पद स्थिति में रखे गए हैं, डाउटफुल कैटेगरी में। बिल्कुल पॉजिटिव नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो ये थोड़ी सी राहत की गुंजाइश बन सकती है सुमित मलिक के लिए, लेकिन अगर आप डाउटफुल कैटेगरी में आए हैं तो वो अपने आप में खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होती है कि आपको किस चीज के लिए दोषी पाया गया है, और अगर जिस सब्सटेंस के लिए आप पहली बार दोषी पाए गए हैं, अगर दोबारा उसी का ये टेस्ट हुआ पॉजिटिव, तो फिर आपके ऊपर सस्पेंशन होना बिल्कुल लाजमी है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अभी देखना यह है कि जो रिजल्ट्स फाइनल आएंगे उसमें क्या निकलता है।
बात करते हैं निशानेबाजी की। ओलंपिक में शामिल होने वाले 28 सदस्यीय निशानेबाजी टीम 7 दिनों का क्वारंटीन पूरा करने के बाद सोमवार से क्रोएशिया के जग्रेब में अपना प्रशिक्षण शुरू कर देगी। टीम में 13 निशानेबाज ऐसे हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी फिलहाल भारतीय टीम जुलाई तक क्रोएशिया में ही रहेगी। और अगर हम देखें तो काफी जिस तरह से 13 निशानेबाज ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं रवि हमारे, तो काफी दावेदारी निशानेबाजी में मजबूत रहती है भारत की। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि निशानेबाजी में भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और जिस तरह का परफॉर्मेंसेस रहा है अब तक वर्ल्ड कप इवेंट्स में और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, उससे पदक की उम्मीद तो निश्चित रूप से बन रही है। और जैसा कि हमने देखा है कि बीजिंग में अभिनव बिंद्रा की गोल्ड मेडल के बाद शूटिंग में हमेशा ही इंडिया की दावेदारी काफी मजबूत रही है और हमने कई पदक भी जीते हैं, लंदन में भी, रियो में भी। लेकिन अब ये देखना है कि हम उन पदकों को स्वर्ण में कब तब्दील करेंगे, ये सबसे अहम बात रहेगी। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो ओलंपिक खेल हैं उसमें भी जो भारतीय खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं, वो उम्दा प्रदर्शन जारी रखेंगे। बात करते हैं क्रिकेट की। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 378 रन के जवाब में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। फिलहाल मैच अभी रवि बारिश के कारण रुका हुआ है और अगर हम देखें तो बर्न्स जो हैं वो 59 रन बनाकर क्रीज पे हैं। जो रूट भी जो है वो 42 रन उन्होंने बनाए हैं 112 गेंदों में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद जिस तरह से फिर भारत को खेलना है न्यूजीलैंड के साथ, तो क्या कुछ देख पा रहे हैं इस मैच में? देखिए, भारतीय टीम इन लॉर्ड्स टेस्ट मैच को बहुत ही ध्यान से देख रही होगी, न्यूजीलैंड की बॉलिंग को खास तौर पे, क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो सीम बॉलर्स हैं वो काफी घातक साबित हो सकते हैं इंग्लैंड की कंडीशंस में। यहां पे आपको स्विंग और सीम दोनों पे काफी मदद मिलती है, लेकिन जिस तरह से रोरी बर्न्स और जो रूट ने दिखाया है कि इन खिलाड़ियों का सामना भी अच्छी तरह से किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। परेशानी में थी इंग्लैंड, 18 पे 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जो तीसरे विकेट की साझेदारी बनी उसने काफी हद तक से कहते हैं पैनापन को खत्म करने में कामयाबी पाई और रन भी काफी अच्छी तेजी से बनाए हैं, लगभग 2.5-3 रन प्रति ओवर के हिसाब से, जो कि टेस्ट मैच के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रन रेट है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी की मजबूती दिख रही है और यहां पे जो अनुभव है इंग्लैंड का वो काफी काम आ रहा है। भारतीय टीम के लिए भी इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि किस तरह से न्यूजीलैंड की बॉलिंग को टैकल करना है। और रवि, इस बीच न्यूजीलैंड के जो ओपनर हैं डेवोन कॉनवे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से डेब्यू टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है और इस दोहरे शतक के बाद कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। वे डेब्यू टेस्ट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुन लेते हैं हमारी सहयोगी नईम अख्तर की ये रिपोर्ट। न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में 200 रन बनाते ही कई रिकॉर्ड बना दिए। वो डेब्यू टेस्ट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने भारत के शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया। धवन ने 2013 में अपने डेब्यू टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 187 रन बनाए थे। डेब्यू टेस्ट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के जैक्स रूडोल्फ के नाम है। उन्होंने 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ 222 नाबाद रन की पारी खेली थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के काइल मायर्स हैं। उन्होंने इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में 210 नाबाद रन की पारी खेली थी। कॉनवे 144 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में डेब्यू पर डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के 7वें और न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज बन गए। इसके साथ ही उन्होंने 125 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा। कॉनवे लॉर्ड्स मैदान पर डेब्यू टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कॉनवे इसी लय को आगे किस तरह कायम रखते हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ रवि, बात चल रही थी न्यूजीलैंड की और जिस तरह से डेवोन कॉनवे ने जो अपना डेब्यू 200 रन बनाया है, ये भी भारत के लिए वो कहीं न कहीं एक चुनौती बन सकते हैं। बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं और जब आपका ओपनर इतना बढ़िया फॉर्म में हो तो जाहिर है कि विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए खासा सिरदर्द बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात यह है
कि न्यूजीलैंड ने कुल मिलाकर 370 रन बनाए, जिसमें से 200 अकेले कॉनवे ने बनाए जी। तो ये दिखा रहा है कि टीम का जो बैटिंग का बैलेंस है वो कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी नजर आ रही है। और अगर आप एक एंड पर अगर आप कॉनवे फॉर्म में हैं और उन्हें रोकने में कामयाब हो जाते हैं, और शायद दूसरे बल्लेबाज के रूप में आप केन विलियमसन को देख लें, उनको अगर आपने सस्ते में चलता किया तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी फिर उतनी मजबूत नहीं रह जाती है। जी बिल्कुल, ये विश्लेषण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जो टीम है उसको थोड़ा सा राहत देती हुई ये बात नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर ये जैसा कि आपने भी कहा कि ये बहुत ही विश्व कप के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि टीम इंडिया को सीधे मैच खेलना पड़ेगा, उसके पास कोई चूंकि न्यूजीलैंड को एक एज मिली हुई है कि वो पहले इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस माहौल में वो थोड़ा रमा हुआ है। नहीं देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो जनवरी महीने में क्वालिफाई किया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के लिए, लेकिन उनका इंग्लैंड का दौरा इससे पहले ही फाइनलाइज किया जा चुका था। तो भले ही वो फाइनल में पहुंचते या ना पहुंचते, टेस्ट मैचेस तो उन्हें इंग्लैंड में आकर खेलने ही थे। अब ये उनका सौभाग्य है कि उनके जो प्री शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज थी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले आ गई, तो थोड़ा, लेकिन स्थितियों में जो परिस्थितियां हैं न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की, खासतौर पे जो सीमिंग पिचेस होती हैं और जो हवा में नमी होती है वो लगभग एक समान ही होती है, तो कोई बहुत ज्यादा उन्हें अपने आप को ढलने में या फिर से कहते हैं ना एक्लेमेटाइजेशन, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रिकेट में इस समय सबकी निगाहें टीम इंडिया पर लगी हुई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम साउथैम्पटन के एजिस बोल पहुंचने के बाद क्वारंटीन चरण में प्रवेश कर चुकी है। ये जानकारी बीसीसीआई ने एक वीडियो ट्वीट कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारी सहयोगी दिव्या की ये रिपोर्ट। अब जबकि टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंच चुकी है, इसके बाद बीसीसीआई ने ट्वीट किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम साउथैम्पटन के एजेस बाउल पहुंचने के बाद क्वारंटीन चरण में प्रवेश कर चुकी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत से टीम की यात्रा के एक छोटे वीडियो के साथ ट्वीट किया कि टीम इंडिया के इंग्लैंड पहुंचने पर रोमांच चरम पर है। वीडियो में दिखाया गया है कि बेस कैंप पहुंचने के बाद खिलाड़ी आइसोलेट हो गए हैं। एजेस बाउल ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बेस कैंप है। इसी मैदान पर भारत को 18 जून से न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय पुरुष टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल 18 से 22 जून के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 4 अगस्त से उसे इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। महिला टीम साउथैम्पटन में क्वारंटीन चरण के बाद ब्रिस्टल में 16 जून से इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट खेलेगी। इसके बाद महिला टीम इंग्लैंड के साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, जैसा कि रवि बात चल रही थी कि जो टीम इंडिया है वो पहुंच चुकी है इंग्लैंड में और पूरा दमखम दिखाने के लिए तैयार है। यह बहुत अच्छी बात है कि टीम को 14 दिन जो क्वारंटीन है, अभी आपका जो पहले 5 दिन होते हैं वो हार्ड क्वारंटीन होते हैं और हर तीसरे दिन उनका टेस्ट लिया जाता है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। और एजिस बोल में सबसे बड़ा फायदा यह है कि होटल स्टेडियम का हिस्सा है, तो आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल ना के बराबर है। आप होटल से निकले, ग्राउंड में आ गए, प्रैक्टिस खत्म की और सीधा होटल में चले गए, तो इन बातों का फायदा जरूर मिलेगा। और उसी ग्राउंड पर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे जहां पर आपको मैच खेलना है। जी रवि, बिल्कुल। और इसी के साथ अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और अंत में स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर एक नजर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 13 बार खिताब जीतने वाले स्पेन के राफेल नडाल तीसरे दौर में पहुंचे। रोजर फेडरर ने भी तीसरे दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन पोलैंड की इगा स्विटेक, सोफिया केनिन, कोको गॉफ, विक्टोरिया अजारेंका, एलिना रिबाकिना भी तीसरे दौर में पहुंची। भारत और कतर के बीच फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ग्रुप ई के मैच में भारतीय टीम को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के पहली पारी में 378 रन के जवाब में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। नमस्कार।